कहानी शुरू होती है जेड पैलेस में। यहाँ मास्टर शीफू अपने डिसाइपल्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तभी एक मैसेंजर गूज जेंग वहाँ आता है और बताता है कि मास्टर उगवे उन्हें हॉल ऑफ वॉरियर्स में बुला रहे हैं। शीफू वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें मिलते हैं बूढ़े लेकिन बहुत ज्ञानी टर्टल मास्टर उगवे। उगवे बताते हैं कि उन्हें एक विजन दिखा है जिसमें टाइलुंग की वापसी नजर आई है। टाइलुंग जो कभी शीफू का ही डिसाइपल था, पिछले 20 सालों से प्रिजन में बंद है। ये सुनकर शीफू घबरा जाते हैं और तुरंत जेंग को प्रिजन भेजते हैं ताकि गार्ड्स को अलर्ट किया जा सके और सिक्योरिटी डबल कर दी जाए। उगवे शीफू को समझाते हैं कि फेट को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए तैयार जरूर हुआ जा सकता है। इसीलिए अब समय आ गया है ड्रैगन स्क्रोल के लिए एक योद्धा चुनने का जो ड्रैगन वॉरियर बने और वॉरियर्स पाथ पर चले। पैलेस के नीचे एक पैंडा रहता है जिसका नाम है पो। पो दिन भर अपने पिता मिस्टर पिंग की नूडल शॉप में काम करता है। वो किचन में तो रहता है लेकिन उसका असली सपना कुछ और ही है। पो का सपना है एक कंगफू मास्टर बनना, लेकिन मिस्टर पिंग ने कभी उसका सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए पो बाहर से दिखाता है कि उसे कुकिंग पसंद है, जबकि अंदर से उसे इसमें कोई मजा नहीं आता। जिस दिन ड्रैगन वॉरियर चुना जाना होता है, वो बहुत एक्साइटेड होकर उठता है और खुद को कंगफू मास्टर बनने का सपना देखने लगता है। लेकिन तभी मिस्टर पिंग उसे नीचे बुलाते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट में कस्टमर्स आ चुके होते हैं। काम करते हुए पो देखता है कि पैलेस के ऑफिशियल्स पोस्टर लगा रहे हैं। उसे पता चलता है ड्रैगन वॉरियर की सेरेमनी होने वाली है। पो वहां जाना चाहता है, इसीलिए वो कस्टमर्स को पैलेस जाने के लिए बोलने लगता है। लेकिन मिस्टर पिंग कहते हैं ये मौका बिजनेस बढ़ाने का है और पो से कहते हैं नूडल कार्ट लेकर पैलेस चलो। वो अपने फादर को मनाने की कोशिश करता है कि वो बस सेरेमनी देखना चाहता है, लेकिन उन्हें दुखी करने के डर से वो चुप हो जाता है और कार्ट उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद पो को एहसास होता है कि इतना भारी कार्ट लेकर पैलेस पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। वो कार्ट छोड़ देता है और पूरी स्पीड से दौड़ने लगता है, लेकिन फिर भी वो लेट पहुंचता है। गेट बंद हो जाते हैं और पो बस एक छोटी खिड़की से झूलकर अंदर देखने की कोशिश करता है। अरीना में मास्टर शीफू अपने बेस्ट डिसाइपल्स को बुलाते हैं जिन्हें कहा जाता है द फ्यूरियस 5। ये है टिग्रिस, वाइपर, क्रेन, मंकी और मैंटिस। एक एक करके सब अपनी कंगफू स्किल्स दिखाते हैं। क्रेन अपने पंख इतनी तेजी से फड़फड़ाता है कि हवा के जोर से वो खिड़की बंद हो जाती है, जिससे पो लटका हुआ होता है। पो गेट के पास जाता है और लकड़ी के गैप से देखने की कोशिश करता है, लेकिन क्राउड की वजह से कुछ भी साफ नजर नहीं आता। वो गेट तोड़ने की कोशिश करता है, फिर कैटेपुल्ट से उड़ने की, फिर बैम्बू से कूदने की, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। जब मास्टर उगवे कहते हैं कि वो ड्रैगन वॉरियर चुनने वाले हैं, पो आखिरी कोशिश करता है। वो फायरवर्क्स से एक तरह की रॉकेट चेयर बनाता है। तभी मिस्टर पिंग आ जाते हैं और पो से पूछते हैं वो क्या कर रहा है। पो आखिरकार सच बोल देता है कि उसे कुकिंग पसंद नहीं और उसका असली पैशन हमेशा से कंगफू रहा है। लेकिन रॉकेट नहीं जलता और पो नीचे गिर जाता है। वो हार मानकर रेस्टोरेंट लौटने का सोचता है। तभी अचानक फायरवर्क्स जल जाते हैं और पो हवा में उड़ जाता है। रॉकेट बीच में फट जाता है और पो बेहोश होकर सीधे अरीना के बीच गिरता है। जब पो होश में आता है तो देखता है कि फ्यूरियस 5 उसके आसपास खड़े हैं और मास्टर उगवे उसी की तरफ उंगली करके कहते हैं यही है ड्रैगन वॉरियर। शीफू और मिस्टर पिंग दोनों हैरान रह जाते हैं। शीफू को यकीन नहीं होता कि ये पैंडा टाइलुंग को हरा पाएगा, लेकिन उगवे कहते हैं कि उनका फैसला सही है। पो को टेंपल ले जाया जाता है। हॉल ऑफ वॉरियर्स में चाइना के सबसे लेजेंडरी वेपन्स रखे होते हैं और वहीं होता है सेक्रेड ड्रैगन स्क्रोल। पो सब देखकर हैरान रह जाता है और गलती से एक पुराना वाज गिरा देता है। तभी मास्टर शीफू आते हैं और उसे डिस्करेज करते हुए कहते हैं जब तक वो सीलिंग से वो स्क्रोल नहीं ले आता वो कभी ड्रैगन वॉरियर नहीं बनेगा। लेकिन क्योंकि पो एक मोटा सा पैंडा है, मास्टर शीफू को पूरा यकीन है कि वो कंगफू की बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं सीख पाएगा। उसे हार मानने पर मजबूर करने के लिए शीफू पो को ट्रेनिंग रूम में ले जाते हैं, जहां उसकी मुलाकात होती है उसके सबसे बड़े आइडल्स द फ्यूरियस 5 से। सबके सामने उसे बेइज्जत करने के इरादे से शीफू पो को आदेश देते हैं कि वो पूरी ताकत से ट्रेनिंग डमी पर पंच मारे। जैसे ही पो पंच करता है, डमी पीछे चला जाता है और फिर पूरी ताकत से वापस आकर सीधे उसके सिर पर लगता है। झटके से पो पीछे उड़ता है और जा गिरता है एडवांस ट्रेनिंग सर्किट पर। बिना किसी स्किल के पो डोजो के हर इक्विपमेंट से टकराता है। कहीं लात पड़ती है, कहीं डंडा लगता है। आखिरकार वो पूरी तरह पिटा हुआ नील पड़कर हार मान लेता है। उधर दूर उत्तर में जेंग आखिरकार प्रिजन पहुंचता है और गार्ड्स को अपने मास्टर का मैसेज देता है, लेकिन शीफू की बात मानने की जगह राइनो गार्ड्स घमंड से कहते हैं कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। एक ही एग्जिट है और एक कैदी के लिए हजारों गार्ड्स। अपनी जेल की सिक्योरिटी दिखाने के लिए चीफ जेलर जेंग को टाइलुंग के पास ले जाता है। वो उसे चढ़ाते हुए उसकी पूंछ पर पैर रखता है और कहता है कि शीफू ने किसी और को ड्रैगन वॉरियर चुन लिया है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब सब एलिवेटर की तरफ लौटते हैं, जेंग का एक फेदर टाइलुंग के पास गिरता है। टाइलुंग अपनी पूंछ से उस फेदर को उठाता है और उसे लॉकपिक की तरह इस्तेमाल करता है। वो उस डिवाइस को निकाल देता है जो उसे हिलने से रोक रहा था। गुस्से में भरा टाइलुंग अपने हाथों से बंधे भारी पत्थरों को हिलाने लगता है। गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और उस पर जायंट एरोस चलाने लगते हैं, लेकिन एक एरो गलती से हथकड़ी पर लग जाता है और टाइलुंग का एक हाथ आजाद हो जाता है। उसे रोकने के लिए कुछ गार्ड्स एलिवेटर को लटका देते हैं, जबकि बाकी लोग एरोस चलाते रहते हैं।
हैं। टाइलुंग उन एरोस को ही हथियार बनाकर गार्ड्स की तरफ लात मारकर फेंक देता है। बचे हुए एरोस से वो दीवार पर एक तरह की सीढ़ी बना लेता है और बेहद तेजी से चढ़ने लगता है। गार्ड्स उस पर एरोस की बारिश कर देते हैं, लेकिन टाइलुंग एलिवेटर के नीचे छिप जाता है। गार्ड्स समझते हैं कि वो मर चुका है और चेन्स काट देते हैं। ऊपर दो गार्ड्स जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन तभी टाइलुंग उनके बीच प्रकट हो जाता है। वो राइनोस का मजाक उड़ाता है और चेन के बचे हुए हिस्से से पेंडुलम बनाकर अगले फ्लोर के ब्रिज पर कूद जाता है। चारों तरफ से गार्ड्स से घिरा टाइलुंग पूरी ताकत से लड़ता है और रास्ते में आने वाले हर राइनो को आसानी से गिरा देता है। ये उसकी पिछले 20 सालों की कैद का बदला है। जब आधे से ज्यादा गार्ड्स मारे जाते हैं तो प्रिजन लीडर आखिरी कदम उठाता है। वो आर्चर्स को आदेश देता है कि छत की तरफ इंसेंडियरी एरोस चलाओ। एक बड़ा धमाका होता है और भारी भरकम चट्टानें टाइलुंग पर गिरने लगती हैं, लेकिन वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदता हुआ खुद को बचा लेता है। फिर वो छत पर लगे एक्सप्लोजिव्स को उखाड़कर गार्ड्स की तरफ फेंक देता है। कुछ ही देर में पूरी जेल साफ हो जाती है। टाइलुंग ज़ेंग को गर्दन से पकड़ता है और आदेश देता है कि वो शीफू को जाकर बता दे असली ड्रैगन वॉरियर लौट रहा है। अगली सुबह शीफू डॉर्मेटरीज में जाते हैं और देखते हैं कि पो वहाँ नहीं है। उन्हें लगता है कि वो उसे हार मानने पर मजबूर कर चुके हैं। खुश होकर वो फ्यूरियस 5 को लेकर ट्रेनिंग एरिया में जाते हैं, लेकिन वहाँ देखते हैं कि पो पैरेलल बार्स में फंसा हुआ है। क्रेन उसे बाहर निकालता है। शीफू फ्यूरियस 5 को पो से लड़ने का आदेश देते हैं। हर तरफ से मार खाने के बावजूद पो खुश और कॉन्फिडेंट रहता है। ये देखकर गुस्से में शीफू खुद उससे लड़ने उतरते हैं। वो पो को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते हैं और आखिर में उसे पैलेस से बाहर लात मार देते हैं। पो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है। बाद में पैलेस में मैंटिस पो का इलाज एक्यूपंक्चर से करता है। इलाज के दौरान वो टाइलुंग की कहानी सुनाता है, बताता है कि कैसे शीफू ने टाइलुंग को पाया, उसे अपने बेटे की तरह पाला और ड्रैगन वॉरियर बनाने की ट्रेनिंग दी। लेकिन मास्टर उगवे ने उस व्हाइट टाइगर के दिल में छिपी बुराई देख ली थी और उसे ड्रैगन स्क्रोल देने से मना कर दिया। इस बात से गुस्से में आकर टाइलंग ने अपनी नाराजगी पूरे वैली के लोगों पर निकालनी शुरू कर दी। मजबूर होकर मास्टर शिफू को अपने उसी शिष्य का सामना करना पड़ा जो कभी उसका सबसे प्यारा स्टूडेंट था। लेकिन शिफू अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और उसी कमजोरी की वजह से वो टाइलंग से हार गए। आखिरकार मास्टर उगवे को बीच में आना पड़ा। उन्होंने टाइलंग को काबू में किया और राइनोस की मदद से उसे प्रिजन में बंद करवा दिया। पैलेस के एक कमरे में मास्टर शिफू ध्यान में बैठे होते हैं। तभी ज़ेंग घबराया हुआ वहां पहुंचता है और टाइलंग के एस्केप की खबर देता है। ये सुनकर शिफू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत मास्टर उगवे के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, लेकिन बूढ़े टर्टल शांति से कहते हैं कि उनका समय अब पूरा हो चुका है और पीच ब्लॉसम्स के बीच वो इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अब पो को एक सच्चा ड्रैगन वॉरियर बनाने की जिम्मेदारी शिफू पर आ जाती है। थोड़ी देर बाद शिफू किचन में जाते हैं जहाँ सारे डिसाइपल्स जमा होते हैं। वो उन्हें उगवे की मृत्यु और टाइलंग के भागने की खबर देते हैं और कहते हैं कि ट्रेनिंग तुरंत शुरू करनी होगी। ये सुनकर पो डर जाता है और पैलेस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शिफू उसे रोक लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। वो मना करता है और याद दिलाता है कि कैसे खुद शिफू ने कई बार उसे हार मानने पर मजबूर किया था। दूर से ये सब देख रही टाइग्रेस खुद फैसला लेती है और अकेले टाइलंग का सामना करने निकल पड़ती है, लेकिन बाकी चार मंकी, वाइपर, क्रेन और मैंटिस भी वही सोचते हैं और उसके पीछे निकल जाते हैं। वैली में जाने वाले ब्रिज पर उनका सामना टाइलंग से होता है। जैसे ही फ्यूरियस 5 उसे देखते हैं वो ब्रिज की रोप्स काट देते हैं, लेकिन टाइलंग छलांग लगाकर उन तक पहुंच जाता है। टाइग्रेस पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ती है। दोनों एक साथ ब्रिज पर गिरते हैं। नीचे खाई है और ऊपर से वाइपर और बाकी लोग रोप पकड़कर टाइग्रेस को गिरने से बचाते हैं। टाइलंग पूछता है ड्रैगन वॉरियर कहाँ है? टाइग्रेस झूठ बोलती है कि स्क्रोल उसके पास है, लेकिन टाइलंग सच समझ जाता है और कहता है कि वो अपने असली अपोनेंट से मिलने के लिए बेचैन है। उसके मुताबिक उन दोनों की लड़ाई लेजेंडरी होने वाली है। टाइग्रेस पूरी ताकत झोंक देती है। एक जबरदस्त फीलाइन बैटल शुरू होती है, लेकिन कुंफू मास्टर होने के बावजूद टाइग्रेस हार जाती है और टाइलंग उसे रस्सी से गले में बांध देता है। टाइग्रेस को बचाने के लिए वाइपर आगे बढ़ती है और अपने शरीर से टाइलंग की गर्दन जकड़ लेती है, लेकिन इससे टाइग्रेस नीचे गिरने लगती है, जिसे आखिरी पल में क्रेन बचा लेता है। अब टाइलंग पलटवार करता है और वाइपर को जकड़ लेता है। मंकी उसे बचाने जाता है और ब्रिज संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ छोटे से मैंटिस पर रह जाती है। मंकी हवा में उड़कर हमला करता है और टाइलंग को दूर फेंक देता है। इस मौके पर सब अपनी स्किल्स कंबाइन करते हैं। क्रेन रोप काट देता है। एक तरफ टाइलंग लटक जाता है और दूसरी तरफ फ्यूरियस 5, लेकिन ये भी काफी नहीं होता। टाइलंग झूलते हुए सीधे फ्यूरियस 5 पर कूद पड़ता है और एक ही वार में मंकी को बेहोश कर देता है। उधर जेड पैलेस में मास्टर शिफू पीच ट्री के नीचे ध्यान में होते हैं। तभी किचन से चीखें सुनाई देती है। वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो कबर्ड्स तोड़कर खाना ढूंढ रहा है। शिफू हैरान हो जाते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें लगा मंकी की आवाज आ रही है और ये भी बताते हैं कि वो अक्सर कुकीज ऊपर की शेल्फ पर रखते हैं, बस ये देखने के लिए कि पो खाने के लिए क्या क्या कर सकता है। यही शिफू को समझ आ जाता है कि पो की सबसे बड़ी ताकत है खाना और वही उसकी मोटिवेशन भी है। शिफू इसी कमजोरी को उसकी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। वो पो को ले जाते हैं सेक्रेड टीयर्स के लेक पर, जिसे कुंफू की बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। वहाँ शिफू कुछ खाने की डिशेस दिखाते हैं और कहते
कहते हैं ट्रेनिंग के बाद ही खाना मिलेगा। पो की भूख को हथियार बनाकर वो उससे कड़ी मेहनत करवाते हैं। दिन बीतते हैं, दोनों की ट्रेनिंग खाने की लड़ाई में बदल जाती है। आखिरकार शिफू को लगता है कि पो अब आखिरी चैलेंज के लिए तैयार है। वो एक बड़ा सा चाइनीज ब्रेड का बोल तैयार करते हैं और पो से कहते हैं अब अपनी ट्रेनिंग पूरी करो और खुद परोस लो। लेकिन जैसे ही पो खाना मुंह में डालने की कोशिश करता है, मास्टर शिफू किसी न किसी तरह वो खाना चुरा लेते हैं। थके हुए और भूखे मास्टर और स्टूडेंट एक पागलपन भरी लड़ाई में उलझ जाते हैं। वो दोनों उस बड़े बोल को ऐसे घुमाने लगते हैं जैसे वो कोई बेब्लेड अरीना हो। काफी देर की जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिरकार पो ब्रेड को बोल से बाहर निकाल लेता है और खाने ही वाला होता है। लेकिन शिफू हार नहीं मानते। वो अपने चॉपस्टिक्स फेंकते हैं और ब्रेड जाकर पेड़ की एक टहनी में फंस जाता है। दोनों जमीन पर लड़ते रहते हैं और तभी चाइनीज बन चॉपस्टिक्स से फिसलकर सीधे पो के मुंह में गिर जाता है। लेकिन शिफू फिर भी उसे खाने से रोक लेते हैं और लड़ाई जारी रहती है। कई मिनटों की पागल लड़ाई के बाद आखिरकार पो अपने मास्टर को डिसार्म कर देता है और ब्रेड जीत लेता है। लेकिन सबको चौंकाते हुए वो ब्रेड खाता नहीं है, बल्कि उसे वापस मास्टर शिफू को लौटा देता है। जब दोनों जेड पैलेस लौटते हैं तो देखते हैं कि फ्यूरियस 5 बुरी तरह घायल पड़े हैं लेकिन जिंदा है। ये सब मुमकिन हुआ था क्रेन की वजह से, जो उन्हें वापस लाया था। अपने शिष्यों की हालत देखकर शिफू समझ जाते हैं कि टाई लंग पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब समय आ गया है कि पो को ड्रैगन स्क्रोल दिया जाए। लेकिन जब वो स्क्रोल खोलते हैं तो पता चलता है कि वो पूरी तरह खाली है, उस पर कुछ भी लिखा नहीं है। शिफू को लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। वो फ्यूरियस 5 को आदेश देते हैं कि वैली के लोगों को बाहर निकालो। खुद वो टाई लंग का सामना करने के लिए रुक जाते हैं, अपनी जान कुर्बान करने को तैयार। पैलेस के बाहर लोग वैली छोड़कर भागने लगते हैं। पो अपने पिता मिस्टर पिंक की रेस्टोरेंट की तरफ जाता है मदद करने के लिए। रास्ते में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर मिस्टर पिंक समझ जाते हैं कि उनका बेटा टूट चुका है। वो पो को अपने नूडल्स का सीक्रेट बताते हैं। वो कहते हैं कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं होता, लोग बस मान लेते हैं कि वो डिश खास है। यही बात पो को समझा देती है कि ड्रैगन स्क्रोल खाली क्यों था। अब उसे सच समझ आ जाता है। पो तुरंत जेड पैलेस लौटता है। उधर मास्टर शिफू अपने पुराने शिष्य टाई लंग का सामना कर रहे होते हैं। टाई लंग हमला करता है और जमीन पर जोरदार किक मारता है जिससे पत्थर उड़ते हैं। फिर वो उन पत्थरों को शिफू पर फेंकता है। फिर एक पंच में दोनों को उड़ा देता है और वो हॉल ऑफ वॉरियर्स में जा गिरते हैं। टाई लंग लेजेंडरी वेपन से हमला करता है, लेकिन बूढ़े होने के बावजूद शिफू अब भी कमाल के फाइटर है। वो पिलर से पिलर पर कूदते हैं, पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। टाई लंग उन्हें छत से टकरा देता है। नीचे गिरते ही वो अपने हाथों में नीली आग जला लेता है और लगातार पंचेस मारता है। शिफू हर बार सहते हैं बिना जवाब दिए। हार मानते हुए शिफू कहते हैं कि जो कुछ हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार है। वो माफी मांगते हैं कि टाई लंग को अच्छाई का रास्ता नहीं दिखा पाए। लेकिन टाई लंग कहता है उसे माफी नहीं, ड्रैगन स्क्रोल चाहिए। तभी उसे पता चलता है कि ड्रैगन के मुंह से सील हट चुकी है। वो पूछता है स्क्रोल कहाँ है। शिफू बताते हैं कि स्क्रोल ड्रैगन वॉरियर ले जा चुका है और अब तक चाइना के दूसरे कोने में होगा। लेकिन वो पूरी तरह गलत थे। उसी पल हाफता हुआ पो हॉल में पहुंचता है। सीढ़ियां चढ़कर वो पूरी तरह थक चुका है, लेकिन फिर भी कहता है मैं ही ड्रैगन वॉरियर हूँ। स्क्रोल चाहिए तो मेरे हाथ से छीन कर दिखाओ। टाई लंग जोरदार पंच मारता है और पो उड़कर दूर चला जाता है। लेकिन उसकी बॉडी फैट की वजह से वो पिलर से टकराकर वापस उछलता है और स्क्रोल फिर से पकड़ लेता है। गुस्से से पागल टाई लंग पो पर टूट पड़ता है। दोनों पैलेस की सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे पहुंच जाते हैं। किस्मत से हर बार पो ऊपर आ जाता है और टाई लंग को पत्थरों पर पटक देता है। वो अपने भारी शरीर से उसे दबा देता है। वैली के नीचे दोनों स्क्रोल के लिए लड़ते हैं। अचानक वो पार्चमेंट हवा में उड़ता है और एक पेपर लैंटर्न में जा गिरता है। जैसे ही लैंटर्न जमीन पर रुकता है, वो दो बैम्बू पर बैलेंस बनाकर खड़ा हो जाता है और उन्हीं की मदद से टाई लंग के चेहरे पर फ्राइंग पैन्स फेंकता है। वो अपनी लकड़ी की टांग का इस्तेमाल करते हुए टाई लंग से लड़ता है और उसे स्क्रॉल तक पहुंचने से रोकता है। इस खेल से तंग आकर टाइगर पो को जोर से लात मारकर दूर फेंक देता है और खुद स्क्रॉल की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन पो जाकर गिरता है एक फायर वर्क स्टैंड पर और ठीक वैसे ही विक जला देता है जैसा सेरेमनी वाले दिन किया था। काट रॉकेट की तरह उड़ता है स्क्रॉल की तरफ और रास्ते में खड़े टाई लंग को रौंद देता है। तेज रफ्तार में पो दीवार से जा टकराता है और स्क्रॉल फिसलकर ऊपर बनी एक मूर्ति पर जा गिरता है। स्क्रॉल लेने के लिए पो को ऊपर चढ़ना पड़ता है। उसे रोकने के लिए टाई लंग जोरदार हमला करता है जिससे पूरी इमारत हिल जाती है और ढहने लगती है। लेकिन इसके बावजूद पो ऊपर तक पहुंच जाता है। वो उड़ती हुई टाइल्स पर दौड़ता है जो टाई लंग के चेहरे पर लगती जाती है। इसी दौरान ब्लैक एंड व्हाइट बियर हवा में उड़ते स्क्रॉल को पकड़ लेता है। लेकिन टाई लंग हार नहीं मानता। वो पूरी ताकत से पो पर हमला करता है और उसे जमीन में ऐसे पटकता है कि वहाँ एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। टाई लंग को लगता है कि वो जीत चुका है। वो स्क्रॉल उठाकर पढ़ने की कोशिश करता है 20 साल बाद और तब उसे एहसास होता है कि स्क्रॉल पूरी तरह खाली है। वो उसकी उलझन देखकर अपने पिता की सीखी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे टाई लंग और ज्यादा पागल हो जाता है। गुस्से में वो वही पैरालिसिस टेक्निक इस्तेमाल करता है जो उसने फ्यूरियस 5 पर की थी। लेकिन पो की ज्यादा बॉडी फैट की वजह से वो उसके वाइटल पॉइंट्स तक पहुंच ही नहीं पाता। पो को बस थोड़ी सी गुदगुदी महसूस होती है। अब जब कुछ भी काम नहीं आता, टाई लंग पूरी ताकत से पो को जल्दी से नॉकआउट करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार पो और बेहतर लड़ता है। वो टाई लंग को एक घर पर इतनी जोर से फेंकता है कि दीवार पूरी तरह टूट जाती है। पागल हो चुका टाई लंग अब सब कुछ दांव पर लगाता है और पूरी स्पीड से पो की तरफ बढ़ता है। लेकिन पो अपनी तोंद से उसे रोक लेता है और उसे आसमान की तरफ उछाल देता है। टाई लंग
बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है। हार मानने के बाद भी वो आखिरी पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो फंस जाता है वुक्सी फिंगर होल्ड में। ये एक बेहद ताकतवर टेक्निक है जो सिर्फ शीफू मास्टर्स जानते हैं। टाई लंग हैरान होकर कहता है कि शीफू ने उसे ये कभी नहीं सिखाया। वो पो पर आरोप लगाता है कि वो ब्लफ कर रहा है और बस एक मोटा पैंडा है। वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ मैं वही बड़ा मोटा पैंडा और मैंने ये खुद सीखा है। वो आखिरी वार करता है। एक जोरदार शॉक वेव पूरी वैली में फैल जाती है। लोग धीरे धीरे शहर में वापस लौटते हैं और देखते हैं कि पो जीत चुका है। अब वही है शहर का रक्षक और असली मास्टर ऑफ कंग फू, ठीक वैसे ही जैसा उसने जिंदगी भर सपना देखा था।